नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके अपने पर्सनल फाइनेंस शो मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। आज का टॉपिक है लोन्स, यानी आज लोन से जुड़े हुए सवालों को हम शामिल करने वाले हैं। आज का खास है कार्यक्रम क्योंकि हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से पंकज मालडे हैं जो कि अपना पैसा.com को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही एक और मेहमान है हमारे साथ, अभिषेक द्विवेदी जी हैं bankbazaar.com से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एक नजर डालेंगे क्या रहेगा शो में खास, यानी आज हम किन टॉपिक्स को चुनने वाले हैं। क्योंकि बात लोन्स की हो रही है, इसलिए पर्सनल लोन चेक, यानी पर्सनल लोन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, साथ ही होम लोन की एलिजिबिलिटी भी चेक करेंगे। कार लोन के क्या ऑफर्स हैं, कौन से बैंक कितनी ब्याज दर पर आपको लोन दे रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम शुरुआत करें सवाल जवाब की, सबसे पहले अभिषेक आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो आपका बहुत स्वागत है शो में, और साथ ही आरबीआई के ब्याज दरों में जो ये अनाउंसमेंट हुई है उसका कितना इफेक्ट होने वाला है, और साथ ही इसे ईएमआई में ट्रांसलेट होने में कितना समय लगेगा। देखिए, ये जो आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया 25 बेसिस पॉइंट से, डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि जो अभी इन्फ्लेशन इंडेक्स है, अगर आप देखिए लास्ट 3 मंथ में ये सबसे लो है। लेकिन आरबीआई ने जो लिया ये कदम इसलिए लिया क्योंकि उनको लगता है कि जो इन्फ्लेशन अभी है, जो 9.8 के करीब में है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू जो रहना चाहिए। नाउ डेफिनेटली रेपो रेट वो होता है जो जिस रेट से बैंक आरबीआई से पैसे लेती है। तो अगर बैंक ज़्यादा रेट पे पैसे ले रही है आरबीआई से, तो डेफिनेटली वो कंज्यूमर को पास ऑन करेगी। अगर पास ऑन नहीं करती है तो वो एक्स्ट्रा बर्डन बैंक के पास ही रहता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी बैंक्स डेफिनेटली इस रेट बर्डन को कंज्यूमर पास करेंगी। तो अगर आपका होम लोन अगर आपने 10.5 पे अभी मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये 10.75 या इसके बीच में कहीं होने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे बैंक्स ये जो रेट का जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो डेफिनेटली कंज्यूमर्स को ऊपर पास करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कौन से दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ पहले दर्शक जय नारायण राठौड़ साहब गाजियाबाद से मौजूद है। नमस्कार मिस्टर राठौड़, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मैडम, मैं जानना चाह रहा था, जैसे 6 लाख की कोई भी गाड़ी ईटीओस वगैरह लेनी है, एमएस या ईटीओस, तो उसमें जो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमको कितना पड़ता है? 10%, 12%, 15% कितना पड़ेगा? ओके, कुछ अपने बारे में डिटेल्स दे पाएंगे? जय, आप जैसे आपने बताया आपने कुछ कार भी शॉर्टलिस्ट की है, 6 से 6.5 लाख आपकी रिक्वायरमेंट होगी। एमएस के लिए सोचा है, एमएस डीजल वाली होंडा सिटी की एमएस। आप अपनी सालाना आय बता पाएंगे? हाँ मैडम, हमारी और मिसेस की मिला के 5,50,000 जी। और टेक होम अगर बता पाए आप, मासिक तौर पर मंथली जो टेक होम सैलरी है वो कितनी है? नहीं, हम दोनों बिजनेस करते हैं मैडम। जी, चलिए आपका अपना कारोबार है तो आईटीआर तो डेफिनेटली आप फाइल करते होंगे मैडम। रिटर्न्स आप फाइल करते हैं? हाँ जी यस मैडम। चलिए आप फोन लाइन पर बने रहिएगा, हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। पहले पंकज आपके पास आना चाहूंगी। जैसे जय ने बताया, इन्होंने कार भी सोची है, 6 से 6.5 लाख तक की इनकी रिक्वायरमेंट होगी। वही आपसे जानना चाह रहे हैं कितना लोन इनको मिलेगा, और कुछ ऑप्शंस भी आपसे जानना चाहते हैं कि फिलहाल अगर ये कार लोन लेने की सोचते हैं कितनी ब्याज दर इनको मिल पाएगी। जो इनकी इनकम है काफी कंफर्टेबल है। 6-4.5 लाख की अगर गाड़ी की कॉस्ट है, तो नॉर्मली सभी बैंक 100% ऑफ एक शोरूम प्राइस को फंड करती है। और वैसे माना जाए तो 2.5 से 3 गुना एनुअल इनकम का आपको लोन मिल सकता है। तो लोन एलिजिबिलिटी तो उनके लिए 100% बनती है, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ब्याज का अगर बात करूं तो 10.25% से लेकर के 13-14% तक की लोन मिलती है। अभी आईडीबीआई बैंक उनके लिए अच्छा रहेगा। पीएसयू किसी भी बैंक में 10.25, 10.5 के करीबन उनको ये कार लोन मिल सकता है नई कार पर। और 5 से 7 साल तक जितना वो चाहे वो ले सकती हैं। जो उन्होंने सोचा है कार रिप्लेसमेंट के साथ, वो 5 to 7 ईयर्स के दरमियान उसको रीपे कर सकते हैं। राइट। अभिषेक, जैसे पंकज ने भी बोला कि ये अवधि चुन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ईएमआई इनकी तय होगी। आइडियली आप इनको कुछ सजेस्ट कर पाएंगे? जैसे एक देख पा रहे हैं टेबल के थ्रू भी हम दिखाने की कोशिश की, अलग अलग बैंक्स में फिलहाल क्या ब्याज दरें मिल रही हैं, लेकिन क्योंकि अब कुछ अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं और कुछ ही महीनों में हो सकता है कि बैंक्स कुछ और फर्दर अनाउंसमेंट्स करें आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद। ऐसे में इनको कितने साल का लोन लेना चाहिए होगा? आइडियल क्या रहेगा? जैसे 3, 5 या 7 साल की अवधि के लिए लोन चुन सकते हैं। आपके लिए कोई सजेशन रहेगा जय के लिए? देखिए, सबसे पहले तो पंकज जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि अभी जो इनको रेट्स मिलेंगे 10.25
प्लस मिलेंगे। लेकिन इनको ये भी देखना चाहिए कि ये डिपेंड करेगा, बहुत कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि कोई मैन्युफैक्चरर होता है वो स्पेशल ऑफर निकालता है किसी मॉडल के लिए, कई बार क्या होता है कोई बैंक होता है स्पेशल ऑफर निकालता है किसी कंपनी के लिए। तो मैं इनको एडवाइस करूँगा कि डिफरेंट बैंक्स को अप्रोच करें, उनसे पता करें कि इनकी जो प्रोफाइल है और जो कार लेना चाहते हैं, बिकॉज ये दोनों वेरिएबल्स हैं जिसके बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा। ये 4-5 जो टॉप बैंक्स हैं उनको अप्रोच करें, देखें कि क्या क्या रेट्स उनको ऑफर हो रहे हैं और जो ऑब्वियसली जो इनको लोएस्ट रेट है वहाँ पे जाएं। जहाँ तक लोन कितने साल तक लेना चाहिए, डेफिनेटली इनको डिपेंड करेगा कि अगर ये कम टाइम का लेते हैं तो उस केस में इनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, लेकिन इनको EMI ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो डेफिनेटली अगर इनको लगता है कि ये जल्दी पे कर सकते हैं तो इनको कम ड्यूरेशन के लिए जाना चाहिए। जी, तो यानी कम अवधि के लिए EMI ज्यादा आपकी कैलकुलेट होगी, इस तरह से ये तय होगा आप जितनी अवधि चूज करेंगे। लंबी अवधि अगर आप चूज करते हैं 5 या 7 साल के अगर आप चूज करते हैं तो EMI उस तरीके से कैलकुलेट होगी। कुछ ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है, आप आगे अपने बैंक ऑफिसर से मिलकर चेक कर सकते हैं और जहां पर आपको फायदेमंद लगे डील आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल अगले दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, हरीश कुमार अलीगढ़ से मौजूद है। नमस्कार हरीश, पूछिए क्या सवाल है। मैम मैं स्टेट बैंक में हूँ जी, मुझे 11 महीने हो गए ओके, और परमानेंट भी हो चुका हूँ। मेरी जो ग्रॉस सैलरी है 17,900 है। ओके, और मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से होम लोन लेना चाहता हूँ। ओके, क्या मैं कितने अमाउंट तक के लिए एलिजिबल हूँ? कोई प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करी है हरीश आपने? अभी तो नहीं करी है मैम, पर फिलहाल मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कितना होम लोन ले सकता है, उसकी आपसे फिर मैं डिसाइड करूंगा कि कहाँ शॉर्टलिस्ट होगी। ओके, जैसे आपने अपने मेल में भी मेंशन किया था, जो सवाल आपने हमसे शेयर किया था, आपने कुछ मार्जिन मनी की भी बात की थी कि अपने एंड पे आपने करीब 1 लाख का एक अमाउंट है जो अपने पास रखा है। साथ ही आप ये भी जानना चाह रहे हैं, कंसर्न आपका ये है कि आपको लोन कितना मिल पाएगा लगभग, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करेंगे। चलिए, आप बने रहिए फोन लाइन पर हरीश, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम जानेंगे कि आपके लिए क्या रह सकता है फायदेमंद। और साथ ही सैलरी एक बड़ा क्राइटेरिया होता है लोन देने के समय में। ऐसे में पंकज आप क्या सजेस्ट करते हैं? इनकी सैलरी इन्होंने बताई, ग्रॉस सैलरी 17,900 के आसपास है, यानी 18,000 से कम इनकी सैलरी है। बैंक के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन एक आइडियल, एक स्टैंडर्ड जो एक थंब रूल है एक तरीके से, उसमें ये कहाँ फिट बैठते हैं और इनकी सैलरी पे इनको कितना लोन मिल पाएगा पंकज? इनकम के बैंक जनरली इनकम का 40 से 50% जो है महीने का, वो रीपेमेंट के लिए मान्य रखती है। तो इनके केस में अगर देखा जाए तो इनकी एलिजिबिलिटी में 8,000 का EMI ये भर सकते हैं। तो 1 लाख पे 1,000 रुपया तक का अगर EMI माना जाए तो 7.5 से 8 लाख के दरमियान का ही इनका एलिजिबिलिटी बनता है खुद की इनकम के बेसिस पे। तो ये लोन अगर इनके लिए काफ़ी है, तो अदरवाइज 8 लाख में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी अगर वो बता पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हरीश, आप इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी हरीश, आपसे जैसे एक्सपर्ट ने पूछा, आपने अभी मेंशन किया था आप खुद भी बैंक में काम कर रहे हैं, तो आपने अपने बैंक से वहां पे बातचीत की क्योंकि कर्मचारियों के लिए कुछ रिबेट रहती है, कम ब्याज पर आपको लोन मिल पाएगा? मैम ऐसा है, जो PSU बैंक है उनकी अलग अलग अपनी करते हैं जी, जैसे स्टेट बैंक में 5 साल के बाद एलिजिबल होते हैं आप ओके स्टाफ लोन के जी। लिए। और जैसे आपने बताया अभी आपको 1 साल से कम हुआ है। हाँ, मुझे 1 साल से कम ही हुआ है। और दूसरा रीजन ये भी है कि मतलब मुझे NOC तो मिल जाएगी कि अदर बैंक से, अदर इंस्टीट्यूशन से आप ले सकते हो। चलिए, पर अगर मैं यहाँ जनरल में भी अप्लाई करता हूँ तो काफी टाइम लगने वाला है। राइट। हरीश, सेकंड ओपिनियन के लिए हमारे साथ अभिषेक भी है, bankbazaar.com को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभिषेक, आप कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया SBI में भले ही काम करें लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए जो बैंक कर्मचारियों के लिए जो एक सुविधा दी जाती है कम ब्याज पर, वो इनको नहीं मिल पाएगी अभी, क्योंकि 11 महीने हुए लगभग इन्हें जॉब करते हुए। इस सैलरी पर कितना लोन इनको मिल पाएगा और साथ ही EMI कुछ अगर आप कैलकुलेट कर पाए? देखिए, पंकज जी ने पहले बता दिया कि टिपिकली आपका जो भी आपकी मंथली सैलरी है उसकी 40 to 45% आप EMI बैंक कंसिडर करते हैं कि उतना आप दे सकते हो। और जैसे इन्होंने बोला कि जैसे इन्होंने 5 लाख या 7 लाख में काफ़ी मुश्किल होता है कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज करना। अगर आप देखो बैंक या किसी भी NBFC को भी, तो काफ़ी मुश्किल होता है अगर आपकी सैलरी 20,000 से कम हो तो लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है उसका फिर अगेन ओबियसली बैंक उसका लीगल टेक्निकल करती है, और जो प्रॉपर्टी इस रेंज में होती है उसका लीगल टेक्निकल टिपिकली काफ़ी टफ होता है। तो डेफिनेटली अगर आपकी सैलरी लेस दैन 20,000 थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं इनको रेकमेंड ये करूँगा कि अगर इनके फैमिली में कोई ऐसा अर्निंग मेंबर है जिसके साथ जॉइंट लोन ले सकते हैं तो वो इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा।
जी, तो एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हरीश आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं, अगर घर में कोई और भी अर्निंग मेंबर है उसके साथ मिलकर लोन ले सकते हैं। कुछ ऑप्शंस भी आपके लिए हमने इनफैक्ट दिखाने की कोशिश की। अगर 20 साल का अगर आप होम लोन लेने की सोचते हैं, जो आपको ब्याज दर मिलेगी करीब करीब 10.25% रहेगी। अगर आप करीब 7 लाख का लोन अगर आप लेते हैं, करीब EMI जो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से बन रही है वो 6,872 रुपए बन रही है। साथ ही जैसे आप लोन की राशि बढ़ेगी तो जाहिर है EMI भी आपकी बढ़ेगी। कैलकुलेशन ये कहता है, एक एस्टिमेट है कि 7.5 लाख अगर आप लोन आपका सैंक्शन होता है तो करीब करीब 7,362 के आसपास आपकी EMI बनेगी। उसी तरीके से आपके सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हुए 7.75 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं, 7,600 के आसपास EMI बनेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु और आज चर्चा लोन्स पर हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान हैं पंकज मालडे और साथ ही अपना पैसा.com से हैं और साथ ही हमारे साथ अभिषेक द्विवेदी हैं bankbazaar.com से। चलिए शुरुआत करेंगे, अब कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर रमेश चंद जी मौजूद है रायबरेली से। नमस्कार रमेश जी, पूछिए क्या सवाल है। हाँ मैडम, मैं रिटायर हो गया हूँ कोऑपरेटिव बैंक से और अब मेरी इनकम कोई नहीं है वैसे तो, खाली अपने डिपॉजिट से ही जो कुछ है। तो क्या मुझे 3 लाख रुपए लोन मिल सकता है जी हाउसिंग लोन डेवलप करने के लिए अपना? रमेश जी, जैसे आपने कुछ डिटेल्स पहले शेयर की थी शो से पहले, आपने बताया था आप अपने घर में रह रहे हैं जिसकी कॉस्ट लगभग करीब आपने बताई थी 35 लाख है और कंस्ट्रक्शन आप कराना चाह रहे हैं। जी हाँ, अपना निजी मकान है मेरा जी। मैं मतलब फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम फ्लैट बनाना चाहता हूँ। ओके, कंस्ट्रक्शन आपका पर्पस है। लेकिन एक चीज आपसे जानना ये जरूरी है, जैसे आपने बोला आप फिलहाल आप रिटायर हो चुके हैं, घर में और भी मेंबर्स होंगे जो जॉब करते होंगे, आप किसी के साथ मिलके लोन लेने की सोच सकते हैं या फिर ऐसा कुछ प्लान है दिमाग में? सर बेटा है लेकिन बेटे की इनकम इतनी अच्छी है नहीं। ओके, आप बता पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, अगर आपका जो बेटा है जो अगर जॉब कर रहे हैं तो लगभग कितनी उनकी सालाना आय होगी? वो प्राइवेट सर्विस में है मैडम, नियर अबाउट 2 लाख है उनकी इनकम। ओके, चलिए, क्योंकि सैलरी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है बैंक के लिए जब आप लोन लेने जाते हैं। चलिए हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं उनसे हम पूछेंगे। पंकज, पहले आपके पास आना चाहूंगी। जैसे बताया रमेश जी ने, इनकी रेंटल कुछ इनकम है, नियर अबाउट 8,000 रुपीज कमाते हैं या फिर इनको मिलती है, लेकिन पेंशन कोई नहीं है। ऐसे में बैंक का काफी मतलब जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उस पर कहाँ फिट बैठते हैं और इनके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? देखिए, बैंक चाहेगी कि जितना भी लोन लिया है वो पूरे रिटायरमेंट एज से पहले पूरा हो जाए उसका रीपेमेंट। तो ये ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं और जो पेंशन इनकम है उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती जब लोन सैंक्शन होती है तब। तो इतनी छोटी सी इनकम में 3 लाख का लोन मिलना इनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। जी अभिषेक, आपके पास कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहे थे जी, तो अपने बेटे की इनकम ऐड करके अगर वो वहां पेपर सबमिट करती है तो कुछ चांस बनता है, अदरवाइज खुद की इनकम तो कंसीडर बैंक नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी रिटायर्ड है और इनकम जो है वो पेंशन इनकम है। जी अभिषेक, अब इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे रमेश चंद जी ने बताया है कि 8,000 रुपीज की जो ये रकम आती है ये रेंटल के थ्रू आती है और पेंशन इनके पास नहीं है। और साथ ही अगर इनके बेटे के साथ लोन लेने की बात की जाए तो उनकी सैलरी भी काफी कम है, और जैसे इन्होंने शेयर किया था अराउंड 2 लाख उनकी एनुअल सैलरी है। इनके पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं? कुछ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी आप इनको सजेस्ट करेंगे या फिर इस सैलरी पर इनके बेटे के साथ मिलके एज अ को बोरोवर क्या कुछ लोन इनको मिल पाएगा? 3 लाख इनकी रिक्वायरमेंट है, उसमें से कितना लोन इनको मिल सकता है? देखिए, अगर ये खुद एप्लीकेंट बनते हैं तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी हो या लोन अगेंस्ट शेयर हो, कोई भी लोन हो, बैंक ये देखे कि रीपेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये होता है कि बैंक को कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, तो आपका जो रेट होता है वो नॉर्मली अनसिक्योर्ड या जैसे पर्सनल होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट मंथली सैलरी नहीं है जिससे आप रीपे कर सको तो लोन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभिषेक, लेकिन जैसे इनके बेटे की सालाना इनकम जो है, रमेश ने ये भी बताया था कि इनका जो खुद का घर है उसके अगेंस्ट अगर ये लोन लेने की सोचे, क्या वो एक पॉसिबिलिटी बनती है? 35 लाख का जो घर है जिसमें ये रह रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उसी में इनको रिकंस्ट्रक्शन कराना है, कुछ रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, उसको एज अ सिक्योरिटी रख के क्या आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर ये रिटायर्ड हैं और देखिए सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि
बैंक को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप उनको रीपे कर सकते हो। जो इनका होम है वो एज सिक्योरिटी रखेंगे बैंक के पास कि अगर रीपे नहीं कर सकें तो बैंक इनके सिक्योरिटी को बेच के अपना मनी रिकवर कर सके। प्रॉब्लम इनके पास ये है कि सिक्योरिटी इनके पास है लेकिन इनके पास कोई मंथली रेगुलर इनकम नहीं है जिससे पे कर सकें। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी उन्हीं को मिलता है जो एक सर्विस में है और जिनके पास रेगुलर इनकम हो। मैं इनको रिकमेंड ये करूंगा, दो चीज़ें हैं। पहली बात, जो इनका जो बेटा है इन्होंने बताया 2 लाख की इनकम है और ये रायबरेली में रहते हैं। HDFC बैंक पर्सनल लोन में अभी लीडर है, तो अगर आप HDFC बैंक को इनका बेटा अप्रोच करे तो वहाँ पे जो मिनिमम जो इनकम मंथली रिक्वायर्ड होती है पर्सनल लोन के लिए वो 12,500 की होती है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे एलिजिबल होंगे। वहाँ पर मेरे तभी 3 लाख तो मुश्किल होगा, शायद 1 से 1.5 लाख तक वहाँ मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये को एप्लीकेंट बन जाए अपने बेटे के साथ और फिर इनका बेटा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले तो वो पॉसिबिलिटी है। ये खुद नहीं, लेकिन अगर इनका बेटा साथ में हो तो दोनों की इनकम कंबाइन करके और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके लिए। राइट अभिषेक, लेकिन अगर इनके बेटे को मेन एप्लीकेंट बनना होगा और ये उसमें को बोरोवर बनते हैं, जैसे आपने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस तरह से यहाँ पर वर्क करेगा, लेकिन साथ ही वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है उस पर भी गौर करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल 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 सही बोला आपने, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मे भी दोनों को जॉइंट एप्लीकेंट बनना पड़ेगा और तब वहाँ पे शायद थोड़ी सी। चलिए, तो रमेश जी आपके लिए राय ये है कि आप फिलहाल जहाँ पर आप रह रहे हैं HDFC के बैंक ऑफिसर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी सारी उनको दे सकते हैं और खुद आप वर्कआउट करके देखें अपने एंड पर कि कितना लोन आपको मिल पाएगा, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे तो क्राइटेरिया में आप मैच नहीं कर पाएंगे, लुकिंग एट योर सैलरी और बाकी भी जो आपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की है। चलिए, एक सवाल ईमेल के जरिए उसे शामिल करते हैं। अमित कुमार जी का सवाल है, पुणे से इन्होंने भेजा है। जैसा इन्होंने लिखा है, कुछ एक लोन इन्होंने लिया है फेडरल बैंक ऑफ इंडिया से, 40 लाख का लोन है। जो कंसर्न इनका यहाँ पर यह है कि बैंक इनसे कह रहा है इंश्योरेंस लेने को, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से कि क्या बैंक से ही इंश्योरेंस लें या फिर कोई और तरीका है जिससे ये अपना लोन सिक्योर करा सकते हैं। पंकज, आपकी क्या राय है? देखिए, 40 लाख का लोन लिया है तो इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए ताकि फैमिली पे कल उठ के बर्डन ना आए, मगर ये जरूरी नहीं है कि उसी बैंक से लेना चाहिए। बैंक के एम्प्लॉइज, ब्रांच मैनेजर कोशिश करेंगे कि जो उनके साथ टाई अप है इंश्योरेंस कंपनी का, उसकी पॉलिसी बेचने की कोशिश करे। मगर मेरी राय उनके लिए यही रहेगी कि वो बाहर से अपने रिस्क से बने तो ऑनलाइन टर्म प्लान ले, जो काफ़ी उनको कम दाम में मिलेगा और वो लोन खत्म हो जाने के बाद भी परिवार के लिए काम आ सकता है जी। तो बेटर है कि लोन जरूर से ले 40 लाख की, मगर हो सके तब तक बाहर से लोन ले और हो सके तो ऑनलाइन टर्म ले, अगर वो नेट बैंकिंग ये सब जानते हैं तो। अभिषेक, आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे पंकज ने भी बोला कि इनको कॉस्टली पड़ेगा अगर बैंक से ये लेते हैं, इन कंपैरिजन अगर कोई टर्म प्लान लेंगे तो इनको काफी चीप पड़ेगा, काफी इकोनॉमिकल पड़ेगा। आपका क्या सजेशन है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल यहाँ पे 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात, जैसे पंकज जी ने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी बैंक से लें, तो सबसे इनके लिए जो और लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसे नहीं लें। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि ये जो भी अवेलेबल टर्म प्लान्स हैं ये कंसिडर करें। सबसे पहले जो टिपिकली जो होम लोन के साथ जो ऑफर करते हैं वो भी टर्म प्लान भी ऑफर कर सकते हैं बैंक। तो ये फेडरल बैंक के पास जाएं, पूछें कि बॉस आप 40 लाख के लिए कितना इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे से लोगे, मैं टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, और फिर वो मार्केट में कंपेयर करें वहाँ पर उनको किस रेट पर मिल रहा है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें जो जिस कंपनी से आप ले रहे हो उनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाती है खुदा ना खास्ता, उस टाइम में कंपनी आपको कितना हेल्पफुल है आपको उसको सेटल करने के लिए, पैसे दे करने के लिए। तो एक तो इनकी प्राइस है और दूसरी जो उस कंपनी की रेपुटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो कैसा है। तो मार्केट में कंपेयर करें, और अगर इनको ऐसा लगता है कि जो इनके एग्जिस्टिंग बैंक फेडरल बैंक इनको अच्छा ऑफर दे रही है बोथ रिगार्ड में, तो फेडरल बैंक से भी ले सकते हैं, नहीं तो ये बाहर दोनों ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपके लिए ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। फिलहाल आज के शो में इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। अभिषेक, आपका और साथी पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि आज तो हमने लोन पर चर्चा की, लेकिन हर सोमवार को हम चर्चा करते हैं सेविंग्स पर। इसके अलावा लोन से जुड़े हुए आप सवाल भेज सकते हैं, कर्ज लिखकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 57575 पर आपको SMS करना होगा। हर बुधवार यानी कल जब हम लौटेंगे तो चर्चा इंश्योरेंस पर होने वाली है। इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवाल आप हर बुधवार देख पाएंगे शाम को 7:30 बजे। इसके अलावा थर्सडे का दिन रहेगा प्रॉपर्टी के नाम, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवाल शामिल किए जाएंगे। और हफ्ते का आखिरी दिन होता है फ्राइडे, इसलिए उस दिन हम चर्चा करते हैं पर्सनल टैक्सेशन की, यानी आपके टैक्स से जुड़े हुए सवालों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम से बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।